नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको यही बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है, तर्क आधारित पे होता है। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क कहने की क्षमता तीव्र होती है, वो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर लाता है। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास न करिए, हम क्वेश्चन को रट ले पास हो जाएं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको लगेगा चारों ऑप्शन तो इसमें सही हो सकते हैं और सही भी रहते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन में सही भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को रटिए नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका सीटेट पेपर 1 है दोस्तों, जो कि 6 फरवरी 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसके अंतर्गत हम सब सीडीपी की जो 30 क्वेश्चन होते हैं, इसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीज़ समझिए कि छोटे बच्चे का एग्जाम है। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, हर अगर कोई भी ऑप्शन बच्चे की छोटे बच्चे के खिलाफ है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जो भी ऑप्शन बच्चे के फेवर में होगा वही ऑप्शन आपका सही होता है। इसलिए हर समय किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको केंद्र में किसको रखना है? केंद्र में बच्चे को रखना है, तभी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट के कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। साथ में साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2011 से लेकर अब तक आप यहाँ पे देख पाएंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिषेध करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, किसकी बात करें दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं, किसकी बात करें? बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान कर, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो इसमें आपको उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें इन सब की बात किया जाए, समस्या समाधान की बात किया जाए, जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन करे, समालोचनात्मक चिंतन करे, इन सब पे फोकस करे। ऑप्शन है पहला शारीरिक, सेकंड ऑप्शन है गत्यात्मक, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक, लास्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाए लास्ट ऑप्शन कॉग्निटिव थिंकिंग, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, यही संज्ञानात्मक है चिंतन है, यही आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक विकास में जो बच्चा सोचता है वो तार्किक ढंग से सोचता है, इसलिए आपका राइट आंसर फुल स्टॉप। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं विकास खाली जगह से की ओर बढ़ता है। सबसे पहले समझिए विकास से किस ओर बढ़ता है, आपको यह बता देते हैं। विकास जो होता है दोस्तों वह सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाह की तरफ होता है। यह चीज आप जानते रहिए। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि विकास किस क्रम में होता है। विकास आप जानते रहिए, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से बाह की तरफ। ऑप्शन है पहला सिर से पैर, सेकंड ऑप्शन है जटिल से सरल, थर्ड ऑप्शन है बाह्य से केंद्र, लास्ट है विशिष्ट से सामान्य। इसमें राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो विकास कैसे होता है? विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान फिर खाली जगह सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और फिर खाली जगह सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। देखिए सामाजिकरण, जब छोटे बच्चे का जो सामाजिकरण होता है किस प्रकार से होता है? एक तो होता है परिवार के द्वारा, एक होता है विद्यालय के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, इस प्रकार से होता है। अब वहाँ पे समझना पड़ेगा कौन से कारक आपके प्राथमिक हो सकते हैं, कौन कारक आप द्वितीयक हो सकते हैं। सबसे पहले दोनों में अंतर बता देते हैं। जिस क्षेत्र में जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं से जाता है वह प्राथमिक कारक है, और जिसके संपर्क में बच्चा दूसरे के द्वारा ले जाया जाता है वह आपका द्वितीयक कारक होता है। जिसे परिवार हो गया, परिवार में बच्चा स्वयं से इंगेज करता है इसलिए यह प्राथमिक कारक होगा। और जो पड़ोसी हो गए, पड़ोसी भी आपके कैसे कारक हैं? पड़ोसी तो दोस्तों के साथ अपने आप खेलता है, अपने आप से इंगेज करता है, इसलिए यह भी आपके प्राथमिक कारक है। लेकिन विद्यालय, लाइब्रेरी, ये सब कैसे कारक हैं? यह सब आपके द्वितीयक कारक हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण प्राथमिक कारक है दोस्तों। प्राथमिक कारक क्या होगा? इसमें विद्यालय है, मुद्रित माध्यम है, परिवार है। आप कहेंगे परिवार राइट आंसर होगा। परिवार तो है, अब लेकिन सेकंड द्वितीय कारक क्या होगा? द्वितीय कारक विद्यालय हो सकते हैं। विद्यालय क्या है? विद्यालय इसमें देखिए, इसमें विद्यालय तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो खाली जगह उत्पन्न होता है, क्या होता है? अनुकरण होता है, असंतुलन होता है, संरक्षण होता है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र होता है। जिसे जीन पियाजे का आप जानते रहे, जीन पियाजे का जो सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मिनट, हाँ, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा देख के चिंतन करता है वह 7 से 11 वर्ष होती है, और अमूर्त अवस्था जिसमें बच्चा सूत्र बनाने लगता है, नियम बनाने लगता है, तो वह आपका 11+ कह सकते हैं या फिर 11 से 14 वर्ष कह सकते हैं। यह जीन पियाजे का सिद्धांत था। अब इसमें क्या राइट आंसर होगा? अनुकरण होगा, असंतुलन होगा, संरक्षण होगा, विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है, असंतुलन। दोस्तों कह रहे हैं परिणाम नहीं दे रहा है तो क्या उत्पन्न होता है? असंतुलन उत्पन्न होता है, तो इसमें दैट इज राइट आंसर। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? वस्तु अस्थायित्व मतलब क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ऑप्शन है पहला संवेदी गामक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वस्तु अस्थायित्व मतलब ये होता है कि जो वस्तु है, वस्तु उसके सामने नहीं है लेकिन उसका चित्र उसके सामने बना हुआ, जैसे उसको पता है माँ हमारे सामने नहीं है लेकिन जैसे हम रोना शुरू करेंगे वो तुरंत माँ हमारे सामने आ जाएगी। यही होता है वस्तु अस्थायित्व। वस्तु नहीं होती लेकिन तब भी उसका फिगर हमारे दिमाग में बना रहता है, यही आपकी कहलाती है दोस्तों। यह जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष में देखने को मिलता है, तो संवेदी गामक अवस्था ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा कहने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में? देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, और इन्होंने ही बताया था दोस्तों कि जो बच्चे का विकास है कैसे किस अवस्था में होता है। इनकी एक प्रमुख कहानी थी हिंज की कहानी। हिंज की कहानी में हिंज की कहानी से इसे लिया गया है। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चरण बताए हैं, 3 चरण बताए हैं और 6 उपचरण हैं। जितने भी ये 3 चरण है दोस्तों, हर एक चरण के 2-2 उपचरण हैं, तो ये तीनों को मिला के 6 इनके उपचरण हैं। इन्होंने अपने हर चरण में यही बताने का प्रयास किया है कि बच्चा कैसे किस अवस्था में बच्चे का कौन सा विकास होता है। जिससे बच्चा छोटा होता है उसे हमने बता दिया कि बच्चा चोरी करना गलत है, अब उसे दिमाग में एक चीज़ फिट हो गया, अब चोरी करना गलत है, हमको चोरी नहीं करना है, हमने उसको सिखा दिया है। लेकिन जब वो बड़ा होगा और जानकार होगा, उसका खुद अपने से तार्किकता करने लगेगा, तब उसे लगेगा अगर चोरी करने से किसी की जान बच जा रही है, उसे लगेगा नहीं अब चोरी कर लेना चाहिए किसको, जिससे किसी की जान बच जा रही है। यही सब क्लियर करने का प्रयास किए हैं आपके कोहलबर्ग ने। इसमें क्या करें कि चोरी नहीं करना चाहिए, वह नैतिक विकास के किस सिद्धांत पे है? पहला है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, सेकंड है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, थर्ड है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, या फिर लास्ट है कानून व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें वह किस अवस्था पे पहुंच गया है? वह पहुंच गया है दोस्तों कानून व्यवस्था अभिविन्यास पे पहुंच गया है कि अगर हम फोर्थ ऑप्शन सही है, अगर हम चोरी करेंगे तो इससे हमको दंड मिलेगा और कानून व्यवस्था अव्यवस्थित होगी। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, पहले सिद्धांत आप जान जाइए। इनका सिद्धांत था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। इन्होंने फोकस किया था कि बच्चे का जो विकास होता है समाज के जरिए होता है, संस्कृति के जरिए होता है। कथन सही आपको बताना है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, सेकंड है बच्चे दूसरों के सहयोग में बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, थर्ड है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, या फिर लास्ट है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, क्योंकि इनका सामाजिक सिद्धांत किस पे फोकस था? संस्कृति पे था। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मिलित करती है? किसके अनुसार? ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की बात करें। निष्क्रिय अनुकरण, सहभागिता अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण,
उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सहभागी अधिगम। जब बच्चा समाज के द्वारा अपने साथियों के द्वारा सीखेगा तो अच्छा से सीखेगा। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है किसकी अनुशंसा करेगी? मानकीकृत। देखिए मानकीकृत आपका नेगेटिव पॉइंट है, मानकीकृत जहां भी है काट दीजिए, वो ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। पुरस्कार और दंड, आप बच्चे को मार्क नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चा सीटेट के एग्जाम में सर्वे सर्वा कौन होता है? बच्चा ही होता है। सब गलत हो सकते हैं, टीचर गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, विद्यालय गलत हो सकता है, मैनेजमेंट गलत हो सकता है, अब जो TLM इस्तेमाल करें वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह है बच्चा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। या फिर लास्ट है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। देखिए वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, अगर बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही होता है कि जो बच्चे के अलग अलग उनकी योग्यता है उसको हम ध्यान दें, ऐसा नहीं कि हम किसी को इग्नोर करते। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। हावर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दोस्तों, जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर पूछा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था तो आप जानते रहे बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डन ने महोदय ने दिया था। कह रहे हैं कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होता है, ऐसा नहीं। इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है सब बच्चों में अलग अलग तरीके से होती है, एक जैसा बुद्धि नहीं होती सभी में। एक समान योग्यता है जिसकी कोई जबकि आधार नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। जन्म से ही स्थिर और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। बुद्धि का विकास जन्म से नहीं हो जाता कि बच्चे का बुद्धि का विकास जन्म से ही हो जाता है। इसके बाद कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन हो गया। इसमें जो तर्क दिया गया है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। कह रहे विद्यालय की कोई भूमिका नहीं थी भाषा विकास में, क्या ऐसा है? आप कहेंगे नहीं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। ये तो आपका ऑप्शन सही दे रहा है लेकिन यह गलत है। इसमें देखिए गलत कौन सा दिया है, ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। देखिए एक समाज में प्रचलन है कि जिसे कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, लड़के बहुत मजबूत होते हैं, लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, लड़कों का मैथ अच्छा होता है, लड़के गृह विज्ञान में अच्छे ही रहते हैं। ये सब एक भ्रम है दोस्तों, ऐसा कोई प्रमाणित चीज नहीं मिला है कि ऐसा कहीं प्रमाणित मिला हो कि हाँ यह चीज सही है यह गलत है। सिर्फ एक कथन है, समाज में एक समाज के द्वारा बनाया गया एक कथन है जो कि समाज में प्रचलित है। इसलिए इसमें इसे क्या कहेंगे? अब इसे क्या कहेंगे दोस्तों? जेंडर समानता कहेंगे, जेंडर समता कहेंगे, जेंडर सशक्तिकरण कहेंगे, जेंडर रूढ़वादिता कहेंगे। ऑप्शन इसमें फोर्थ सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहला, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करके। सेकंड है उन्हें बहु तरीके से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। थर्ड है उन्हें बहुविधि तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देकर। लास्ट है उनका बहु तरीके से नामीकरण। देखिए नामीकरण जो होता है वह निगेटिव पॉइंट होता है, नामीकरण जिस भी ऑप्शन में आके आप कहा गया वह गलत हो जाएगा। लेबलिंग करना बात नहीं होता, इसमें नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना था। तो नहीं इसमें क्या है? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? हम किसी बच्चे का आकलन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए आकलन, इसके बारे में बताइए। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, क्या ऐसा आकलन होना चाहिए कि हम आकलन कर लें और उन्हें डरा दें कि तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम फेल हो जाओगे? तो ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिगम को अनुकूलन बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचानना। अभी ये तो सही लग रहा है लेकिन थर्ड ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रवृत्त करने पर रोक लगाना। देखिए रोक लेने की बात करें, आप उसे अगली कक्षा में जाने से रोक दीजिए, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ये भी दोस्तों श्रेणी देना गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना भी गलत है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, सेकंड है स्वचिंतन, थर्ड है कंतष्टीकरण, लास्ट है निष्क्रिय अनुकरण। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए
स्वचिंतन, इसमें क्या किस चीज की बात करें, समालोचना व चिंतन को सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए कौशल। ऑप्शन सेकंड सही होगा, स्वचिंतन और प्रतिबिंबन। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत कर रहा है। कह रहे हैं कि जो बच्चे सुविधा से वंचित हैं, जिन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है पहला ऑप्शन है, विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। सेकंड है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। थर्ड है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। लास्ट है, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है, विद्यालय में सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, निष्पादन किसी ओर संकेत करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच वादित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ऑप्शन है चिकित्सा, दानशीलता, सामाजिक, मानवाधिकार। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से सामाजिक दोस्तों समर्थन देता है, तो ऑप्शन थर्ड सामाजिकरण। श्रवणबाधिता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। किसकी बात करें, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, जो बच्चा नहीं सुन पा रहा है, उसके लिए आप एक टीचर होने के नाते कौन सी व्यवस्था करेंगे पढ़ने के लिए। ऑप्शन है पहला, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। सेकंड है, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। थर्ड है, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निश्चित। लास्ट है, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा हो। अब देखिए, अगर बच्चा श्रवणबाधित है, सुन नहीं पा रहा है, तो उसे आप चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तभी तो समझ पाएगा। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में चित्र पे फोकस किया जा रहा है, यह सुनिश्चित कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक हो, आप जो बोल रहे हैं उसका चित्र भी दिखता रहे, तब तो वह सही है, प्रस्तुत करके पूरा करता हो। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। बाकी और देखिए ऑप्शन, देखिए हमको चार ही ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ही चेक करना था ना, सिर्फ संकेतों का प्रयोग करके बताएंगे तब भी नहीं सही है। अधिगम आकलन के मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, अब बच्चा श्रवणबाधित है, सुन नहीं पा रहा है, अब मौखिक का प्रयोग कैसे करेंगे, जानकारी प्रस्तुत, व्याख्यान आप नहीं देंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा सही है, आप जो बोल रहे हैं उसका चित्र के साथ भी प्रस्तुत करें। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है दोस्तों। ऑप्शन है, उन्हें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। सेकंड है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। थर्ड है, यह यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। लास्ट है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। जो मेधावी बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनमें यह देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है पहला, लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच। सेकंड है, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। थर्ड है, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना। लास्ट है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान चुनौती प्रस्तुत करता है, तो यही चुनौती प्रस्तुत करेगा। कथन कारक से संबंधित है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है दोस्तों, एक टीचर को ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, यह भी सही है। ऑप्शन इसमें देखिए ये भी दोनों सही, आर्य की व्याख्या कर, ये व्याख्या नहीं है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। यह दोनों सही हैं और व्याख्या भी, आर्य जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ऑप्शन है, व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, पारस्परिक शिक्षण। देखिए अन्वेषण तो एकदम पॉजिटिव होता है, अन्वेषण का मतलब होता है बच्चा को खोजी बनाना, खोजबीन के तरीके से सिखाना। व्यवहार अनुकूलन दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं।
कब दोस्तों? निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय गलत हो जाएगा, पुरस्कार दंड भी गलत हो गया। जिज्ञासा और अन्वेषण, बच्चा खुद से आंतरिक अफ्रीड़ा हो, आंतरिक रूप से सीखे और अन्वेषण हो, कंठस्थीकृत आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? अब बताइए, बाधक मतलब जो निगेटिव पॉइंट हो। अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीके से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, लास्ट है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो जो बाधक बनता है, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है, प्रक्रियात्मक स्थिरता दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ऑप्शन है पहला, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा भी करनी चाहिए। यह तो एकदम सही पॉइंट लग रहा है। लेकिन अब फोर्थ भी ऑप्शन हम देखते हैं, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं को पर विचार करने के लिए दंड, एक गलत हो जाएगा। दंड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? देखिए, जो प्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, एक होता है बाह्य होता है, एक होता है आंतरिक होता है। बाह्य का मतलब जैसे जो बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़े, जैसे भी आप आपके घर पे कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, आप बोले बेटा स्कूल जाओ, 5 रुपए देते हैं, बच्चा स्कूल गया, फिर स्कूल नहीं जा रहा, 5 रुपए जाओ, स्कूल गया। यह दोस्तों बाह्य प्रेरणा है, वो पैसे के लिए पढ़ने जा रहा है। लेकिन भाई आपका सीटेट का एग्जाम लगा है, आप रात के 1 बजे पढ़ रहे हैं, 2 बजे पढ़ रहे हैं, 12 बजे पढ़ रहे हैं, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, हमको पास होना है, हमको सीटेट में अच्छा स्कोर लाना है, हमको टीचर बनना है, आप इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका आंतरिक प्रेरणा होता है। ऑप्शन है पहला, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। सेकंड है, समझ को समृद्ध करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। देखिए, बाह्य प्रेरणा, बाह्य मतलब जो नगद पुरस्कार के लिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? ऑप्शन है जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। उसमें क्या करेगा दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है, असहायता का सीखा हुआ भाव ही भावना का विकास होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आपको कुछ जानकारी तो याद कराना है, लेकिन आप कौन सी विधि का नहीं प्रयोग करेंगे? रटाने का प्रयास सबको पहले नहीं करना है, ये चीज़ जानते हैं कि रटा कोई चीज़ याद नहीं कराएंगे आप, और उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन देखिए कि इसमें दोहराने का फोकस किया जा रहा है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी को दोहरा के रटा के। तो यही आपका सही होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं और भी, पूर्व ज्ञान को ये तो सही हो जाएगा, ज्ञान के वास्तविक जीवन पे ये भी तो आपका सही है, ये भी हो। ऑप्शन इसमें जो गलत है फर्स्ट है, और फर्स्ट आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? कौन सा कारक? व्यक्तिगत कारक, स्कूली माहौल, अनुवांशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापक के शिक्षा शास्त्र। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही है, अनुवांशिकता। व्यक्तिगत कारक क्या है दोस्तों? अनुवांशिकता जो होता है व्यक्तिगत कारक होते हैं, बाकी सभी आपके बाह्य कारक होते हैं। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अधिगम दोस्तों बच्चे का सीखना कब नकारात्मक होगा? अध्यापक द्वारा पाड़ देना दोस्तों एकदम पॉजिटिव होता है। पाड़ देने का मतलब होता है जैसे कोई चीज बच्चा बताने का प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं बता पा रहे, आप थोड़ा सा उसे पढ़ दे देंगे तो वह पहुंच जाएगा, यही होता है पाड़ देना। निराशा की भावना तो आपका सही है, यही गलत है, यही राइट आंसर होगा। और भी देखते हैं, मुद्रित, ये भी विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे हैं। इसमें जो गलत है सेकंड है, और सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज आंसर दोस्तों जो आपका 6 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पूछे गए थे CDP के 30 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों